नमस्कार, नेशन वन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं आईपीएस अभिषेक पल्लव, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। थैंक यू मैम। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले आप पेशे से डॉक्टर थे, इसके बाद आप आईपीएस बने। तो ये सफर आपने जो तय किया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कहानी है आपके सफर की? मैंने 2000 से 2005 के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से एमबीबीएस किया और तत्पश्चात 2006 से 2009 के बीच में एम्स न्यू दिल्ली से मैंने एमडी साइकेट्री में कंप्लीट किया और उसके बाद दिल्ली के प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल जीबी पंत, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया में काम किया। हॉस्पिटल्स में काम करने के समय मुझे ऐसा लगा कि हम केवल मरीज को ठीक करते हैं जब तक उसकी आसपास की जिंदगी ठीक ना हो, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, सोशल, डेमोग्राफिक, कल्चरल, जब तक हम हर पैरामीटर्स पे काम ना करें तो मरीज ठीक नहीं हो सकता। काफी मरीज दवाई लिखाते हैं लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण दवाई खा नहीं पाते हैं। तो उनके फैमिली को समझना बहुत जरूरी है, सोसाइटी में जाके काम करना बहुत जरूरी है और सोसाइटी में काम करने के लिए सिविल सर्विसेज जो है वो सबसे अच्छे एवेन्यूज हैं। आईएएस, आईपीएस, आप फील्ड में जाके जिला लेवल पे आके लाखों लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव ला सकते हैं। तो मैंने सिविल सर्विस का मन बनाया। मैं और मेरे छोटे भाई दोनों ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। मेरा छोटा भाई भारतीय वन सेवा में है, मध्य प्रदेश काडर में, और मेरा सिलेक्शन आईपीएस में हुआ और मुझे छत्तीसगढ़ काडर एलोकेट हुआ। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप डॉक्टर थे और आपने मन बनाया और फिर उसके बाद आप आईपीएस बने। तो इस दौरान जो आपकी फैमिली थी, तो फैमिली का क्या रोल रहा? फैमिली ने सपोर्ट किया या कहीं न कहीं कुछ सवाल उठाए, क्योंकि डॉक्टर और आईपीएस फील्ड बिल्कुल ही अलग है? निश्चित रूप से मेरी शादी 2010 में हो गई थी। 2012 में मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर एक एंजाइटी था, एक अनसर्टेनिटी था। मेरे पास एक ही साल, एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ था क्योंकि एज मेरा 29 ईयर्स हो गया था। तो सिविल सर्विसेज काफी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं एक घर वाले एप्रीहेंसिव थे, लेकिन फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो चीज कर सकता हूँ और फैमिली के सपोर्ट के कारण ही जो है मैं तैयारी अच्छी तरह कर पाया। मेरी वाइफ एक्सपेक्टेंट भी थी, प्रेग्नेंट भी थी। निश्चित रूप से सिविल सर्विस की तैयारी काफी चैलेंजिंग होती है, लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन यदि आपने ठान लिया है, यदि आपने एम लाइफ में गोल और फोकस आपने मेंटेन रखा है, तो सारी समस्याएं का सोल्यूशन जो है एक एक करके आता चला जाता है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी युवा सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग तैयारी है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाखों लोग देते हैं, कुछ सीटें होती हैं। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन यदि आप मन बनाएंगे तो जरूर सिलेक्शन हो सकता है और फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं एमबीबीएस में 2 बार फेल भी हो गया था, तो भी फैमिली ने सपोर्ट किया। मैं उसके बाद मैंने एमडी एंट्रेंस में पूरे देश भर में डबल डिजिट रैंक आया। यहाँ भी फैमिली ने सपोर्ट किया, वाइफ एक्सपेक्टेंट थी, उसके बाद ही मोटिवेट किया। मेरे इन लॉज थे, वो थोड़ा शुरू में परेशान थे कि डॉक्टर दामाद से उन्होंने शादी की थी, एक सेटल्ड करियर था, उसको छोड़ के एक अनसर्टेनिटी की ओर जाना। लेकिन वो एंजाइटी जो है वो नॉर्मल है, वो होता है। जब मैं दंतेवाड़ा, मेरी पोस्टिंग भी वहाँ 6 साल रहा, नक्सल घोर क्षेत्र में, तब भी मेरी पत्नी वहाँ गई साथ में हमने मेडिकल कैंप्स लगाए। तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी महिला के लिए। एक साउंड फैमिली लाइफ के बाद ही एक साउंड प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। दोनों जो है गाड़ी के 2 पहिए की तरह है, यदि एक पहिया आपका पंक्चर है तो दूसरे पहिए पे उसका असर पड़ना ही पड़ना है। जी, बिल्कुल। बात अगर आपके जो आपने जितने एनकाउंटर किए हैं वो भी काफी चर्चा में रहे हैं, तो नक्सलियों का आपने एनकाउंटर किया, ये खबरें बहुत सुर्खियों में रही। लेकिन इसमें एक और पहलू था, वो ये कि आपने एनकाउंटर तो किया ही साथ आपने इलाज भी किया। तो दोनों भूमिकाएं आपने कैसे निभाई, एक आईपीएस अधिकारी की भी और डॉक्टर की भी? जब मैं दंतेवाड़ा में पोस्टेड हुआ तो उस टाइम एक ग्रामीणों और पुलिस के बीच में एक मिसट्रस्ट की भावना थी। जब पुलिस गश्त में जाती थी, हम ऑपरेशन में जाते थे, तो सारे ग्रामीण भाग जाया करते थे। लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर हमने 200 से ज्यादा मेडिकल कैंप वहाँ पे कंडक्ट किए, जिससे कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच में जो एक गैप था वो कम हुआ। फिर हम जब गाँव जाते थे तो लोग दवाइयों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, कोई स्कूल की मांग कर रहा है, कोई आंगनवाड़ी की मांग कर रहा है, तो जो ग्रामीणों का जो दिलो दिमाग जीतने वाली बात है वो एक संभव हो पाया। इसी के कारण जो है हमारा आसूचना तंत्र मजबूत हुआ
हम पिन पॉइंट सर्जिकल ऑपरेशंस कर पाए। मेरे द्वारा वहाँ पे लोन वराटू अभियान लॉन्च किया गया, जिसका गोंडी शब्द है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जिसका अर्थ होता है घर वापसी। 1 साल में 600 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़े, और पिछले 2 वर्षों से दंतेवाड़ा में कोई भी नक्सली घटना नहीं हुई है। जब मैं वहाँ गया था तो देश में वो 30वें नंबर पे नक्सल जिला था इंसिडेंट्स के आधार पे। तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या भी हुई थी। तो कहीं न कहीं जो ग्राम ट्राइबल्स हैं वो हमारे अपने लोग हैं। नक्सलियों ने उनको ब्रेन वॉश करके उनको हिंसा के रास्ते पर लाए। तो हमें आवश्यकता है कि जो लोग डर से गए हैं उनको समझा के हम वापस लाएँ मुख्य धारा में, और जो लोग पुलिस पर हमला करें उसका गोली का जवाब गोली से दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये भी एक इलनेस की तरह है, जो हाथ बिल्कुल खराब हो गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो काटना पड़ेगा। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हाथ भी बच जाए और वो आदमी का बीमारी भी ठीक हो जाए। वैसे ही नक्सल घटना है, हमें उनको वापस लाना है और मुख्य धारा में जोड़ना है। जी, एनकाउंटर के बाद आप कैमरा के सामने भावुक भी हुए, इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो वो क्या प्रकरण था? उसके बारे में थोड़ा बताएँ? 2018 में 30 अभी भी याद है मुझे, 30 अक्टूबर 2018 की घटना है। उस टाइम विधानसभा चुनाव हो रहा था। दूरदर्शन की टीम एक गाँव था जहाँ पहली बार आज़ादी के बाद मतदान होना था। दूरदर्शन की टीम आई हुई थी। उस टीम मेरे साथ हम वहाँ गए थे। जब हमारे ऊपर नक्सली हमला हुआ, उसमें दूरदर्शन का कैमरामैन जो है वो शहीद हुआ। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 हमारे कांस्टेबल्स को गोली लगी। निश्चित रूप से बहुत ही भावनात्मक पल था, क्योंकि मेरे डिसीजन पे ये लोग टीम गई थी, दूरदर्शन की टीम और जो पुलिसकर्मी गए थे। अपनी आँखों के सामने पहली बार मैंने पुलिसकर्मियों को शहीद होते हुए देखा था। तो निश्चित रूप से बहुत ही भावनात्मक पल था। लेकिन उसी दिन मैंने ठाना कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के ये सबसे बड़े जो खतरा है नक्सली, इनको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक ग्रामीण, जी। सुरक्षाकर्मी सब परेशान होते रहेंगे। और उसके बाद हमने दोबारा ठाना और उसी इलाके में हमने पुलिस कैंप बनाया, रोड बनाया, और उसी के 2 साल बाद वहाँ के ग्रामीण जो है, वो अब मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। जी, बिल्कुल। जैसा कि जानते हैं हम कि आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं, तो क्या कभी आपका ऐसे क्रिमिनल्स से पाला पड़ा, या कभी आपने ऐसे क्रिमिनल्स को कुछ समझाया कि आपने उनको कंसोल किया या काउंसलिंग की और वो सही मार्ग पर चल पड़े, क्राइम को निश्चित रूप छोड़कर? बिल्कुल, मुझे याद है कि 2017 मार्च में एक नक्सल एनकाउंटर हो रहा था, जिसमें कि 5 नक्सल माओवादी मारे गए थे, साथ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस गोलीबारी में एक माओवादी को भी गोली लग गई। अ, हमारे 2 घायल पुलिसकर्मी भी थे। मैंने वो घायल माओवादी ने मेरे से मदद माँगी, उसको भी हम लेकर आए, और 2 पुलिसकर्मी के साथ सेम एम्बुलेंस में माओवादी भी हॉस्पिटल पहुँचाया, उसका फर्स्ट एड किया, वो ठीक हो गया। वो जेल गया, 2 साल जेल के बाद उसको जेल से छूटा, और फिर उसकी हमने काउंसलिंग की। वो लोन वराटू अभियान में सरेंडर होके अपने गाँव वापस चला गया और वो एक अच्छा नागरिक बन गया। तो कहीं न कहीं हम किसी भी क्रिमिनल्स को जब समझाएँगे तो निश्चित रूप से समझते हैं और वो वापस आते हैं। उसी तारतम्य में अभी हम लोगों ने जो क्रिमिनल्स हैं उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में उसको टेलीकास्ट करते हैं। हम उनकी पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं। पहले देखा जाता था कि एक बार कोई चोरी में पकड़ा गया तो बार-बार चोरी में पकड़ा जाता था, बार-बार जेल जाता था। लेकिन मुझे खुशी है पिछले 6 महीने में हमने जिनकी भी काउंसलिंग की है, उन्होंने दोबारा कभी कोई अपराध नहीं किया। तो हमें क्रिमिनल से नहीं, क्राइम से नफ़रत करनी है, और क्राइम तभी खत्म होगा जब हम जी। क्रिमिनल्स को रिफ़ॉर्म कर पाएँगे। रिफ़ॉर्मेशन जो है वो हमारा एम होना चाहिए, उनको जेल में बंद करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वहीं बात अगर आपके पहले केस की करें, जब आप आईपीएस अधिकारी बने, तो जब आपके पास पहला केस आया तो उस दौरान भावनाएँ क्या थी? प्रेशर था या कहीं न कहीं एक्साइटमेंट था? मुझे याद है 2015 में मैं ट्रेनिंग में थाना प्रभारी पीरियड में था। दुर्ग के नेवई थाने में मैं पहला दिन था मेरा। उसी दिन एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार का एक केस आया, नाबालिग के साथ। उसको कोल्ड ड्रिंक में उसको असली दवाइयाँ मिला के उसके साथ गैंगरेप किया गया। बहुत ही भावुक क्षण था मेरे ऊपर। मुझे कुछ लोग जी। हमने उसको मेडिकल कराया, उसको एडमिट कराया, मेडिकल हेल्प दिया, और उसके बाद 24 घंटे जग के हम लोगों ने जो पूरे 6 लोग जो थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा। और मुझे खुशी है कि उन सभी लोगों को माननीय न्यायालय से उम्र कैद की सज़ा हुई। तो निश्चित रूप से यदि हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको प्रॉम्प्ट अरेस्ट करेंगे और उनको प्रॉम्प्ट प्रोसिक्यूशन के बाद उनको जेल पहुँचाएँगे, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों के लिए एक डेटरेंस होगा। और
यहाँ भी मैंने सीखा जो मेडिकल में था कि हम भावनाओं को हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, हमें अपना काम करना है, क्योंकि यदि हम भावनाओं में डूब जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा काम इम्पेयर होगा और फिर हम रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो डॉक्टर हो या पुलिसमैन, दोनों को स्ट्रांग रहने की आवश्यकता है। और हम जी यदि हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम हजारों लोगों की मदद कर सकते जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का, नेशन वन के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। थैंक यू।